जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की रिट और केस हस्तांतरण शक्तियां की अनुच्छेद 139 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 69वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां 70वीं वीडियो बनाकर इसके 140वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये पाठ्य अंश संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां पर बात करेंगे। बता दें कि यह पाठ्य अंश संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 140 यह स्पष्ट करता है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जिसके द्वारा वह सर्वोच्च न्यायालय को पूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है। ये पूरक शक्तियां आवश्यक या वांछनीय होनी चाहिए ताकि न्यायालय अपनी अधिकारिता का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। यह महत्वपूर्ण है कि ये शक्तियां संविधान के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार न्यायालय की क्षमता को संवैधानिक सीमा के भीतर विस्तारित किया जा सके। यह प्रावधान न्यायिक दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए विधायी और न्यायिक शक्ति के बीच संतुलन को दर्शाता है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियां। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के किसी उपबंध से असंगत न हो और जो न्यायालय को इस संविधान द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों। नमस्कार। आज हम संविधान के पन्नों में छिपे एक ऐसे प्रावधान पर गौर कर रहे हैं जो काफ़ी अहमियत रखता है, खासकर जब हम देश की सर्वोच्च अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 140 की, और स्रोत वो तो खुद संविधान का यही अनुच्छेद है। नमस्कार। तो आज इस चर्चा का मकसद क्या है? मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संविधान ने ऐसा रास्ता क्यों और कैसे बनाया है जिससे संसद, हमारी विधायिका, वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दे सकती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, है तो कि जो अदालत खुद संविधान की रक्षक है, उसे और शक्तियां देने की ताकत संसद को, ये कैसे? इसी पहेली को आज सुलझाते हैं जरा। जी, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब संविधान की बनावट और कह सकते हैं उसकी दूरदर्शिता में छिपा है। देखिए, अनुच्छेद 140 का जो मूल विचार है वो ये नहीं है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन को बदल दे या उसमें कुछ नया जोड़ दे। अच्छा। सहायक या अनुपूरक शक्तियां दे सकें, सप्लीमेंट्री पावर्स जिसे कहते हैं, जो कोर्ट को अपना काम ज्यादा असरदार तरीके से करने में मददगार हों। बस शर्त यह है कि ये शक्तियां संविधान के किसी दूसरे प्रावधान के खिलाफ ना हो। अच्छा, तो सहायक या अनुपूरक, इसका मतलब ये हुआ कि ये शक्तियां मुख्य शक्तियों के साथ जुड़कर काम करेंगी, उनकी जगह नहीं लेंगी। जैसे किसी मुख्य औजार के साथ कुछ छोटे मददगार औजार देना, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ, यही इसका क्रक्स है। ये शक्तियां कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र को नहीं बदलती, बल्कि उसे और प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। संविधान की भाषा में देखें तो अनुच्छेद 140 कहता है, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हो और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। इसमें 2-3 बातें मुझे बहुत अहम लग रही हैं। पहली तो ये कि शक्तियां अनुपूरक हों, ठीक है। दूसरी, वो संविधान के किसी हिस्से से असंगत न हो, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी न हो। और तीसरी, उनका मकसद कोर्ट की अधिकारिता, जुरिस्डिक्शन का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करना हो। ये 3 चीजें। जी हाँ, ये तीनों शर्तें मिलकर ही इस अनुच्छेद का सही मतलब तय करती हैं। पहली शर्त,
अनुपूरक या सहायक होना ये सुनिश्चित करती है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के मूल काम में दखल न दे, बल्कि उसे सुविधाजनक बनाए। जैसे आपने औजार का उदाहरण दिया, बिल्कुल वैसा ही। मान लीजिए किसी कारीगर को उसका काम बेहतर करने के लिए कोई नया ज्यादा कुशल औजार दे दिया जाए। हाँ, इससे कारीगर का काम नहीं बदला, न उसका दायरा बदला, बस काम करने का तरीका ज्यादा प्रभावी हो गया। ये शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्हीं बेहतर औजारों जैसी हैं। लेकिन ये सहायक शक्ति और नई शक्ति, इसके बीच की लकीर बहुत बारीक नहीं है। कहाँ पर ये मदद करना बंद करके कोर्ट का काम बदलना शुरू कर सकती है? क्या इसमें आप समझ रहे हैं अधिकार क्षेत्र बढ़ने का या बदलने का खतरा नहीं है? ये एक बहुत वाजिब चिंता है, और यहीं पर दूसरी शर्त काम आती है कि ये शक्तियां संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत, मतलब इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकती हैं, सुरक्षा दीवार है। अच्छा, इसका मतलब है कि संसद कोई ऐसी शक्ति नहीं दे सकती जो संविधान के मूल ढांचे, किसी मौलिक अधिकार या किसी अन्य अनुच्छेद के खिलाफ जाती हो। अगर कोई ऐसी शक्ति दी भी जाती है जो संविधान के किसी हिस्से से टकराती है, तो वो शक्ति ही असंवैधानिक मानी जाएगी। तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है संविधान में कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट को नए औजार दिए जा सकें, लेकिन इस गारंटी के साथ कि औजार संविधान के घर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कमाल है। बिल्कुल, ये संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखता है। संसद कानून बनाने में बेशक शक्तिशाली है, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं। अब तीसरी शर्त पर आते हैं, जो उद्देश्य से जुड़ी है, अधिकारिता का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पहले से ही इतनी व्यापक शक्तियां हैं, अपील सुनने की, मौलिक अधिकारों की रक्षा की, सलाह देने की, बहुत कुछ है। फिर ऐसी अतिरिक्त सहायक शक्तियों की जरूरत क्यों पड़ सकती है? क्या कारण हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, और ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। देखिए, समाज बदलता है, तकनीक बदलती है, हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ कानूनी चुनौतियां भी बदलती हैं। हो सकता है आज से 50 साल पहले जिस तरह के मामले आते थे, आज उनसे बिल्कुल अलग तरह के ज्यादा जटिल मामले आ रहे हों। जैसे कि आजकल हम साइबर क्राइम, डेटा प्राइवेसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़े विवादों के बारे में सुनते हैं। शायद इनके लिए मौजूदा प्रक्रियाएं काफी ना हो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सोचिए, अगर भविष्य में AI से जुड़े ऐसे कानूनी विवाद आएं जिनके लिए आज के नियम कायदे अधूरे हों, हो सकता है ऐसे मामलों में सबूत इकट्ठा करने, विशेषज्ञों की राय लेने या विभिन्न पक्षों को सुनने के लिए कोर्ट को किसी खास प्रक्रिया या तरीके की जरूरत पड़े जो आज मौजूद नहीं है। तो अनुच्छेद 140 संसद को ये अधिकार देता है कि वो ऐसी जरूरत महसूस होने पर कानून बनाकर कोर्ट को वो प्रक्रियात्मक शक्ति मुहैया कराए। अच्छा। या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पर्यावरणीय मामला है जिसमें हजारों प्रभावित लोग हैं, कई सरकारी विभाग शामिल हैं और जटिल वैज्ञानिक डेटा है। ऐसे मामले को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए शायद कोर्ट को केस मैनेजमेंट के लिए कुछ अतिरिक्त शक्तियों की जरूरत पड़ सकती है, ताकि न्याय जल्दी और सही तरीके से हो सके। तो ये अनुच्छेद एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए तैयार रखने का तरीका है। हाँ, ताकि वो नई चुनौतियों का सामना कर सके और न्याय देने की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाता रहे। या जड़ नहीं, बल्कि गतिशील और अनुकूलनीय, मतलब डायनामिक एंड अडेप्टेबल बनाए रखने में मदद करता है। ये स्वीकार करता है कि समय के साथ न्याय प्रणाली को भी विकसित होने की जरूरत पड़ सकती है, और इसके लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर ही एक व्यवस्था बनाता है। ये संसद और न्यायपालिका के बीच एक तरह के सहयोग का रास्ता खोलता है। ये दिलचस्प है कि कैसे व्यवस्था में ही अनुकूलन की गुंजाइश रखी गई है, पर इसे लागू कैसे किया जाता होगा? मतलब क्या संसद अक्सर ऐसी शक्तियां देती रहती है या ये बहुत कम होता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम अंत में जरूर लौटेंगे, लेकिन प्रक्रिया सीधी है। संसद को एक कानून पारित करना होगा जिसमें वो विशिष्ट अनुपूरक शक्ति बताई गई हो जो सुप्रीम कोर्ट को दी जा रही हो, और बेशक उस कानून को भी संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरना होगा, यानी वो अनुच्छेद 140 के शर्तों को पूरा करता हो। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, मतलब सार निकालें, तो अनुच्छेद 140 एक तरह का संवैधानिक टूलकिट है जो संसद के हाथ में है। इस टूलकिट का इस्तेमाल करके संसद सुप्रीम कोर्ट को कुछ अतिरिक्त औजार दे सकती है ताकि वो अपना काम यानी न्याय करना और बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन इस टूलकिट के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू हैं
औजार केवल सहायक होने चाहिए, संविधान के खिलाफ नहीं जाने चाहिए और उनका मकसद सिर्फ कोर्ट की मौजूदा क्षमता को बढ़ाना होना चाहिए, उसके दायरे को बदलना नहीं। आपने बहुत अच्छे से इसका सार प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही। ये प्रावधान दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती जरूरतों को समझता है। ये विधायिका यानी पार्लियामेंट और न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के बीच एक स्वस्थ संतुलन और सहयोग की उम्मीद करता है। जहां संसद कानून बनाकर मदद कर सकती है, वहीं न्यायपालिका उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। चेक्स एंड बैलेंसेस। और आम नागरिक के लिए इसे समझना क्यों महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है इसे जानने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारी सरकार के अलग-अलग अंग, संसद, सुप्रीम कोर्ट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे मिलकर काम करते हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम में कैसे चेक और बैलेंस बनाए गए हैं, है ना? बिल्कुल। और ये जानने से ये विश्वास भी बढ़ता है कि हमारी न्यायिक प्रणाली सिर्फ पुराने कानूनों पर ही नहीं टिकी है, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि वो जरूरत पड़ने पर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढाल सकते हैं, खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। ये एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी न्याय देने की व्यवस्था प्रभावी और प्रासंगिक बनी रहे। अनुच्छेद 140 इसी प्रासंगिकता को बनाए रखने का एक संवैधानिक जरिया है। हाँ, ये बात सही है कि कानून पत्थर की लकीर नहीं होते और न ही संस्थाएं। उन्हें समय के साथ विकसित होना पड़ता है। अनुच्छेद 140 इसी विकास की एक खिड़की खोलता है। अब जैसा कि हमने वादा किया था, श्रोताओं के सोचने के लिए कुछ सवाल छोड़ते हैं। इस पूरी व्यवस्था का एक पहलू तो है कि संसद शक्ति दे सकती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पहला सवाल ये उठता है कि जहां अनुच्छेद 140 संसद को सुप्रीम कोर्ट को सहायक शक्तियां देने की अनुमति देता है, वहीं ये सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं कि इन दी गई शक्तियों का उपयोग वास्तव में प्रभावी ढंग से हो। क्या संसद या कोई और संस्था बाद में ये देखती है कि जिस मकसद से शक्ति दी गई थी वो पूरा हुआ या नहीं? कोई फॉलोअप है? ये दिलचस्प सवाल है। मतलब शक्ति देना एक बात है, उसका सही और प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना दूसरी। ये कैसे होता है? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, क्या कोई ऐसा निगरानी तंत्र, कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो ये देखें कि ये सहायक शक्तियां धीरे धीरे ही सही कहीं अनजाने में न्यायालय की मूल भूमिका या उसके अधिकार क्षेत्र को ही तो नहीं बदल रही? वो बारीक लकीर जिसका आपने जिक्र किया था, उसे कौन देखता है? क्या ये सिर्फ मुकदमों के जरिए ही तय होता है या कोई और प्रक्रिया भी है? ये भी गौर करने लायक है। कहीं ऐसा ना हो कि मदद करने के नाम पर धीरे धीरे कोर्ट का स्वरूप ही बदल जाए, अनजाने में ही सही। जी। और एक तीसरा सवाल जो शायद ज्यादा तथ्यात्मक है लेकिन महत्वपूर्ण है। क्या हम जानते हैं कि आजादी के बाद से आज तक संसद ने वास्तव में इस अनुच्छेद 140 का कितनी बार उपयोग किया है? अगर किया है तो किन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ये अतिरिक्त शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं? क्या इसके उदाहरण मौजूद हैं जिनसे हम समझ सकें कि ये प्रावधान व्यवहार में, प्रैक्टिस में कैसे काम करता है? ये जानना तो वाकई ज्ञानवर्धक होगा। इससे पता चलेगा कि ये प्रावधान सिर्फ किताब में है या वास्तव में इसका इस्तेमाल हुआ है और कैसे हुआ है। क्या कोई केस स्टडी है? तो ये कुछ सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं और शायद थोड़ी खोजबीन भी कर सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद 140 के व्यवहारिक पहलुओं और उसके गहरे निहितार्थों को समझने में और मदद करेंगे। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि संविधान का एक छोटा सा अनुच्छेद भी कितने गहरे सवाल और सोचने की दिशाएं खोल सकता है। यही तो संविधान की खूबसूरती है। हर प्रावधान के पीछे एक सोच है, एक संतुलन साधने की कोशिश है। तो आज हमने अनुच्छेद 140 के जरिए सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के एक अनूठे पहलू को समझा। ये जाना कि कैसे संविधान संसद को न्यायपालिका की मदद करने का अधिकार देता है, लेकिन सख्त संवैधानिक सीमाओं के भीतर। और ये भी समझा कि ये प्रावधान भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारी न्याय व्यवस्था को तैयार रखने की एक दूरदर्शी सोच का नतीजा है। उम्मीद है ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। सोचने के लिए दिए गए सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ। जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ। जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। अम्बेडकरवाद के